हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं बिहार पैरामेडिकल के मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल पे। तो आज आपका जो लाइव क्लास है, इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं और साथ ही साथ उसका बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ऐसा एक्सप्लेनेशन देखना है, इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को करना है कि यदि वो कॉन्सेप्ट से, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। और यदि आज का क्लास यदि अच्छे से कर लेते हैं और आप एक दो बार नोट्स बनाकर रिवाइज कर लेते हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आज लेने वाला हूं। ठीक है, और हम लोग बायोलॉजी का 1000 प्लस प्रश्नकाल सीरीज स्टार्ट किए, क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि 2006 से लेकर के 2022 तक का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड होगा, प्लस उससे रिलेटेड जो थ्योरी होगी वो भी मैं करवाऊंगा और साथ ही साथ आपको नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को, आप भी आंसर करेंगे। ओके, चलिए हमारा जो आप यहाँ पर जब आए हैं क्लास करने तो आपने 12th कर लिया होगा या फिर आप 12th अपियरिंग स्टूडेंट हैं। तो 12th अपियरिंग स्टूडेंट है और आपने बायोलॉजी जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि क्लास 12th में आपकी बायोलॉजी जरूर होगी। तो आपके एग्जाम में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं वो कितने क्वेश्चन आते हैं आपको पता है? बायोलॉजी का आपके एग्जाम में 9 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि साइंस सेक्शन से 25 क्वेश्चन आता है, तो फिजिक्स से केमिस्ट्री से 8 और बायोलॉजी से 9 क्वेश्चन आते हैं। और जो ये साइंस वाला सेक्शन है वो इंटरमीडिएट लेवल होता है। सिलेबस क्या होता है? इंटरमीडिएट लेवल, मतलब हमको जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है वो इंटरमीडिएट लेवल का पढ़ना है। और बायोलॉजी में यदि इंटर में क्लास 12th में पढ़े होंगे तो क्लास 12th का जो सबसे पहला चैप्टर है वो चैप्टर का ही नाम है जीवों में जनन, यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको आज से एमसीक्यू स्टार्ट करने वाला हूं। मतलब कहने का अर्थ है हर दिन एक नया चैप्टर लूंगा, वो क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी से रिलेटेड चीजें होंगी और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने टाइप्स के एमसीक्यूज बन सकते हैं वो करवाऊंगा, प्लस एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर दूंगा। क्योंकि देखिए आपने क्लास 12th में भी पढ़ा है आपको ये चैप्टर, लेकिन वहां पे आपने थ्योरी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा था, थ्योरेटिकल लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब जो पढ़ना है वो कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ना है, यानी कंपटीशन क्रैक करना है आपको। ठीक है, और जिसका आपका साइंस सही हो गया उसका रैंक अंडर 500 के रैंक में आना तय है। ठीक है, साइंस रैंक मारता है, याद रखिएगा। मेरे एक लाइन यदि आपको याद हो गया कि सिलेक्शन तो आपका हर सब्जेक्ट से हो जाएगा, लेकिन यदि अच्छा रैंक लाना है तो आपको साइंस में स्कोर करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा साइंस सेक्शन टफ माना जाता है। और साइंस में यदि आपका बायोलॉजी स्ट्रांग हो गया, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे आप, यदि मेरे साथ पढ़ लेंगे, हमारे साथ पीपीआई ट्यूटोरियल के साथ पूरे अच्छे तरीके से पेड कोर्सेज में भी ज्वाइन होकर, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, बेहतर रैंक होगा, बेहतर कॉलेज मिलेगा तो बेहतर ट्रेनिंग होगा आपका और फ्यूचर आपका अच्छा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोग भी आंसर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आप लोग तब तक आंसर कीजिए कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग वगैरह सही से हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए सब चीजें ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। तो आप लोग कुछ बच्चे आंसर सही कर रहे हैं कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, पॉलीप्लॉइड होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा हैप्लॉइड। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, क्वेश्चन का आंसर आपने कर दिया, लेकिन अब युग्मक वर्ड से रिलेटेड कितना तरीके का क्वेश्चन बन सकता है वो मैं बताता हूं। देखिए, जो आखिर युग्मक होता क्या है, युग्मक है क्या, तब हम लोग समझेंगे कि वो किस प्रकार का होता है, हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है। टेंशन नहीं लेना, जिससे बना बढ़िया है, जिससे नहीं बना उससे और बढ़िया है, उसको और अच्छे से समझ में आएगा चीज। तो युग्मक को इंग्लिश में गैमीट कहते हैं। और मैं बता देता हूं, मेरे साथ यदि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में आप थोड़ा सा इंग्लिश वाला टर्म को भी यूज करना सीख लीजिए। आज से आदत डाल लीजिए कि थोड़ा सा इंग्लिश टर्म को यूज करेंगे, और जब एग्जाम में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो बायोलॉजी वाले सेक्शन में जब हिंदी से क्वेश्चन ना बने तो एक बार इंग्लिश वाला क्वेश्चन जरूर देखिएगा। उसमें पूरा लाइन तो समझ में आए ना आए, लेकिन एक वर्ड भी अगर पकड़ में आ गया, क्योंकि बायोलॉजी में हर वर्ड को आप हिंदी में पढ़ेंगे तो काफी हार्ड होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इंग्लिश वर्ड होते हैं उसी को हिंदी में लिख देता है। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। इंग्लिश वर्ड भी थोड़ा थोड़ा, ज्यादा मैं इंग्लिश पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानते चलना है। ठीक है, जैसे युग्मक को क्या कहते हैं? गैमीट कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमीट कहते हैं। गैमीट क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि मेल गैमीट यानी नर युग्मक कौन सा है, तो नर युग्मक क्या है? स्पर्म
स्पर्म है। मादा युग्मक क्या है? एग है, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं, जैसा ये फिगर दिख रहा होगा। तो युग्मक समझ में आ गया। नर युग्मक जो कि स्पर्म होता है और ओवम होता है वही युग्मक है, ठीक है। तो स्पर्म होता है मेल गैमिट और एग होता है यानी ओवम होता है फीमेल गैमिट। क्लियर। अब जो युग्मक होते हैं वो सामान्यतः किस प्रकार के? तो एक चीज होता है केस प्लॉइडी। क्या होता है? प्लॉइडी। प्लॉइडी समझते हो क्या होता है? देखो मैं समझाता हूं कि हमारा जो बॉडी टिश्यू है, हमारा जो बॉडी सेल है, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो 2n प्रकार की। प्लॉइडी 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे मेनली हम लोगों में वो होता है, एक होता है डिप्लॉइड। क्या होता है? डिप्लॉइड। और एक होता है एन से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कहते हैं। हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हिंदी में एक गुणित कहेंगे, एकल गुणित कहेंगे, अगुणित कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए एक गो एन है ना, तो अगुणित बोले एक गुणित बोले बात बराबर है। और 2 गो है इसमें 2n, तो यानी द्विगुणित, ठीक है। तो डिप्लॉइड कोशिका द्विगुणित। तो प्लॉइडी 2 प्रकार का होता है। तो हमारा बॉडी सेल जो होता है, हमारा जो अदर सेल है बॉडी का, वो सारे क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। वो क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। लेकिन जो हमारा युग्मक है, हमारा जो युग्मक होता है वो हैप्लॉइड होता है। वो हैप्लॉइड होता है NN, क्योंकि जो हमारा शरीर बनता है वो 2 युग्मक के मिलने से बनता है। जानते हैं ना, ओवम भी युग्मक है और स्पर्म भी युग्मक है, 2 युग्मक के मिलने से बनता है। एक युग्मक यदि ये भी N होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, तब ना दोनों मिलेगा तो ये जो बॉडी बनता है, भ्रूण बनता है, वो भ्रूण क्या होगा? डिप्लॉइड बनेगा। तब ये बड़ा होगा तो डिप्लॉइड बनेगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो युग्मक होता है वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। युग्मक क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बताइए। तो युग्मक को हैप्लॉइड बोलेंगे। सबसे पहली बात है कि युग्मक होता क्या है? युग्मक कौन कौन सा है? नर युग्मक कौन सा है? तो स्पर्म यानी शुक्राणु। मादा युग्मक कौन सा है? फीमेल गैमिट। ओवम यानी एग, उसको बोलेंगे अंडाणु। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा युग्मक होता है, चाहे वो स्पर्म हो या ओवम हो, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि शुक्राणु का क्या किस प्रकार का होता है? एक गुणित या द्विगुणित? तो चाहे युग्मक कोई भी हो वो क्या होगा? एक गुणित होगा, एकल गुणित होगा, यानी हैप्लॉइड होगा। और हमारा बॉडी सेल जो भी होगा, जैसे हमारे शरीर के अंदर कहता है ना, हमारे कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है हमारे एक कोशिका के अंदर? तो कितना होता है? 46। कितना होता है? 46। तो 46 कैसे होता है? 2n बराबर 46 होता है ना। 2n बराबर 46 होता है। कितना बराबर? क्योंकि हमारा शरीर का जो अन्य कोशिका है वो डिप्लॉइड है। लेकिन यदि बोलते हैं हमारे युग्मक के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो आप कैसे बोलेंगे? तो जो 2n बराबर है वहां पे अब क्या हो जाएगा? हमारे युग्मक क्या होता है? n होता है। हमारे युग्मक क्या होता है? n होता है। तो यदि आप मैथ थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो निकाल लेंगे कि यदि 2n बराबर क्या है? 46 है, तो ये n निकालने के लिए 46/2 हो जाएगा और 2 से कटा देंगे 23, यानी हमारे गुणसूत्र जो युग्मक के अंदर गुणसूत्र का संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है। तो स्पर्म में भी 23 गुणसूत्र होता है और अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यदि बोलेगा शुक्राणु के अंदर गुणसूत्र की संख्या तो 23, लेकिन यदि बोल देगा मानव कोशिका के अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 2n में प्रेजेंट होता है ना, पेयर में 46। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं, आप लास्ट तक देखे रहिए, अब क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन की बात कर रहे हैं हम लोग। ईस्ट में प्रजनन किससे होता है? तो आपको किससे होता है? आप आंसर कीजिए पहले। मुकुलन से, विखंडीकरण से, परागन से, इनमें से सभी के द्वारा। तो आपका ईस्ट में जो होता है वो मुकुलन के द्वारा आता है। कुछ बच्चों के सही आंसर्स आए हैं, सही है। मुकुलन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्डिंग। क्या कहते हैं? बर्डिंग कहते हैं। ये टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बर्डिंग क्या है? टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अलैंगिक जनन का प्रकार है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ एक पेरेंट्स, यानी एक पेरेंट्स होगा, उसका एक ही पेरेंट्स होगा। ठीक है, अकेले अपने बॉडी को डिवाइड कर लेता है तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? मुकुलन विधि। देखिए मुकुलन विधि होता क्या, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल एक डायग्राम से दिखाता हूँ। जो बर्डिंग टाइप ऑफ, आप उतना डिटेल में मत समझिए, आपसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि बर्डिंग होता क्या है आप, क्योंकि यहाँ पे बोले ना, यहाँ पे पॉइंट चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, बर्डिंग यानी मुकुलन विधि से किसमें होता है, क्या कहते हैं, डिवीजन, प्रजनन। तो वो एक होता है ईस्ट में, जो कि आप याद रखेंगे। दूसरा होता है हाइड्रा में। दूसरा किस में होता है? हाइड्रा में।
में। देखिए मुकुलन विधि में क्या होता है, एक छोटा सा बड, बडिंग मतलब एक कली, बड बनता है। पहले ये देखिए ईस्ट में कैसे होता है, एक छोटा सा बड बना, ये धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे? तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, बडिंग हो गया। वैसे ही हाइड्रा में भी देखिए एक छोटा सा निकला, फिर ये थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर अलग होकर के नया एक हाइड्रा बन जाता है। समझ रहे? तो इस प्रकार की रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन विधि। तो आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में मेनली आएगा कि मुकुलन विधि से जो प्रजनन होता है वो किसमें किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है और दूसरा किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। क्लियर, याद रह जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना कितने वर्ष में एक बार पुष्टिकरण, नहीं पुष्पीकरण, यहाँ में स्प्रिंट हो गया है, पुष्पीकरण से गुजरता है? बताइए। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना काफी फेमस नाम है, आपके चैप्टर 1 बायोलॉजी का एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना 6 वर्ष में, 8 वर्ष में, 12 वर्ष में या फिर हर वर्ष में? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण होता है। तो देखिए जो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना को हिंदी में, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब थोड़ा सा आपको साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम है इस पौधा का। इसका ओरिजिनल जो नाम है वो क्या है, नीला खुरंजी। क्या है, नीला खुरंजी। तो एग्जाम में हो सके नीला खुरंजी भी बोल सकता है, ठीक है। नीला खुरंजी नाम का फूल है जो कि 12 साल में एक बार फूल खिलता है। उसमें कितना बार में, 12 साल में, बरमासी। क्या कहते हैं इसको, बरसाहा मतलब कह सकते हैं कि 12 साल में एक बार फूल खिलता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये पहाड़ देख रहे हैं ना, एक इमेज हम क्रिएट किए हुए हैं, यहाँ पे सबको सेल्फी लेने का मन हो रहा होगा, है ना। चलिए आप लोग ना, मैं कहूँगा कि आप जो भी है अपना डेस्टिनेशन जो भी कंप्लीट करने के बाद आप हनीमून के लिए इस जगह को जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर काफी खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट पैलेस है। तो ऐसा नहीं कि हनीमून यहाँ बगीचा में पहाड़ पे मनाना है, मतलब यहाँ घूमने जाना है, हनीमून बेडरूम में मनता है, ठीक है। चलिए मेरा कहने का मतलब समझ गए। कहने का मतलब है कि ये जो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है वो साइंटिफिक नेम है किसका, नीला खुरंजी का। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है। क्यों इस पौधा का नाम याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, लेकिन कब पूछा है पता नहीं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने क्वेश्चन उठाया है, तो ये पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। नीला खुरंजी नाम का पौधा है जो कि स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना उसका वैज्ञानिक नाम है। कितने वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है, तो 12 वर्ष में, 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलता है। ये कहां पे पाए जाते हैं, तो केरल और कर्नाटक के पहाड़ियों में। देखिए केरल कर्नाटक लिखा हुआ है, मैं केरल भी लिख देता हूं, केरल और कर्नाटक के पहाड़ियों में मिलता है और पूरा पहाड़ इस तरीके से घिरा रहता है। कब कब, 12 साल बाद। याद रखिएगा कि इसमें एक बार 2006 में फूल खिला था, उसके बाद 2018 में खिला है फूल, उसके बाद अब खिलेगा 2030 में, ठीक है। तो सबको का टारगेट होना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो। मैं कहूंगा कि 2030 तक में आप लोग अच्छे से सक्सेस होइए और 2030 में अपने अपने कन्यन दुल्हा को लेकर के, लड़की है तो दुल्हा, लड़का है तो कन्यन को लेकर के यहाँ पे हनीमून के लिए चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना क्या है, साइंटिफिक नेम है किसका, नीला खुरंजी का। नीला खुरंजी अपने पूरे जीवन काल में मतलब पुष्पीकरण से गुजरता है कितने वर्ष में एक बार, तो 12 वर्ष में एक बार। कहाँ मिलता है, तो केरल और कर्नाटक के पहाड़ियों में। क्लियर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया, हर चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है। जो बच्चा थोड़ा बहुत भी एनसीईआरटी पढ़ा होगा उनको समझ में आ गया होगा और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, कौन सा है। बंगाल का आतंक को इंग्लिश में हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्या, टेरर ऑफ बंगाल। कभी कभी हिंदी में लिख देगा टेरर ऑफ बंगाल, टॉ में ए का रो, टेरर। अब आपको टेरर का मतलब ही नहीं पता होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बायोलॉजी में अक्सर ऐसा होता है, इंग्लिश वाला वर्ड को हिंदी में लिख देता है, ठीक है। ऐसे लिख देगा टेरर, तब आप क्या कीजिएगा, टेरर ऑफ बंगाल ऐसे लिख देगा, क्योंकि ये एक तरीके से लकोक्ति टाइप का है ना, इसीलिए टेरर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का आतंक निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। इकोर्निया को, पेनिसिलियम को, बैम्बूसा को या फिर अन्य को, किसी और को। तो आपका आंसर हो जाएगा इकोर्निया। क्या हो जाएगा आंसर, इकोर्निया। पूरा नाम होता है इकोर्निया पिसिटा। तो देखिए इकोर्निया को बंगाल का आतंक कहते हैं। तो इकोर्निया किसी आतंकवादी का नाम नहीं है, बल्कि ये जो आप जलकुंभी देखते हैं ना पोखरों में, देखिए फोटो दिख रहा है ना, जलकुंभी, इसी को, इसको इंग्लिश में हम लोग वाटर हाइसिंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जलकुंभी। जलकुंभी,
कुंभी, समझ रहे हैं, जलकुंभी, ठीक है। तो जलकुंभी है ये, यही जलकुंभी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, इकॉर्निया पिसीटा, क्या होता है, इकॉर्निया पिसीटा, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो जलकुंभी है यानी वाटर हाइसिंथ है उसका जो साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम है वो क्या है, तो इकॉर्निया पिसीटा है, क्लियर, इकॉर्निया पिसीटा। तो ये है बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक इसको क्यों कहा जाता है, देखिए इसका खास बात है ना, इसका खास बात है कि पोखर में यदि एक जगह हो जाएगा ना, एक भी पौधा रहेगा ना, बहुत जल्दी पूरे पोखर को घेर लेता है, पूरा पोखर को घेर लेता है, समझ रहे हैं। तो वही बात है कि बंगाल में ये इतना ज़्यादा घेर लेता है ना कि इसी के कारण पूरे बंगाल में ना डूब जाता है, पूरा बंगाल में बाढ़ आता है। क्योंकि कोई भी चीज़ को घेर देंगे तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, क्या कहते हैं कि पानी जाम होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए इसको बंगाल का आतंक कहते हैं। बंगाल का आतंक किसको कहते हैं, इकॉर्निया को, इकॉर्निया पिसीटा जलकुंभी को ही कहते हैं। तो साइंटिफिक नेम आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में साइंटिफिक नेम देगा ना कि नॉर्मल नाम देगा, क्योंकि एनसीईआरटी में साइंटिफिक नेम का भी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इकॉर्निया होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। तो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक मतलब एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट, एकल जनक यानी सिंगल पेरेंट, तो बताइए क्या होगा, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, दोनों, या फिर आंतरिक निषेचन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कुछ बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, सही बात है, अलैंगिक जनन हो जाएगा। क्यों, एकल पेरेंट्स, हमने बता दिया सिंगल पेरेंट यानी क्या, एकल जनक। हमारे पेरेंट कितने हैं, एक मम्मी है एक पापा है, दो है, मम्मी पापा दोनों मिले, हनीमून मनाए, तब ना हम लोग का जन्म हुआ, समझ रहे हैं ना। तो वही बात है कि एकल जनक, एकल जनक मतलब हुआ कि अकेले, अकेले वो एक बच्चे को निर्माण कर दे, तो उस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन से काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ए सेक्सुअल से और सेक्सुअल से, यानी अलैंगिक और लैंगिक से। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा सा आप देख लीजिए इस स्लाइड की मदद से। देखिए जो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ए सेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन, और एक होता है सेक्सुअल लैंगिक जनन। तो ए सेक्सुअल में क्या क्या याद रखना, इन्वॉल्व्स यानी कितने सम्मिलित होते हैं, एक पेरेंट, वन पेरेंट, मतलब एकल जनक होगा, इसका हिंदी में क्या कहेंगे, एकल जनक। इसमें कोई गैमीट नहीं बनता। गैमीट हम बता दिए, जैसे कि हम लोग में क्या होता है, मेल गैमीट क्या होता है बताइए, मेल गैमीट नरयुग्मक, बताइए बताइए फटाफट, शुक्राणु, क्या होता है, शुक्राणु। ऐसे पढ़ना है जैसे मेरे साथ आप बैठ के पढ़े, जब हम बोले बताइए बताइए तो बोलना है, ठीक है, बोलिएगा, ठीक है। तो नो गैमीट, इसमें किसी भी प्रकार का स्पर्म ओवम नहीं बनता है, कोई गैमीट नहीं बनता है, क्योंकि अकेले रिप्रोडक्शन करना है ना, तो यहाँ पे कोई गैमीट नहीं बनता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत सारा वेरियस टाइप्स होता है। जैसे एक सेक्सुअल का एक एग्जाम्पल दे देते हैं, एक कोशिका है, मान लीजिए इसको मन हुआ रिप्रोडक्शन करने का, तो ये दो भाग में टूट गया, बस हो गया रिप्रोडक्शन अकेले, ठीक है। तो इस तरीके का होता है ए सेक्सुअल, ओके। और इसका जो ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग मतलब क्या हुआ, जो नया संतति होता है वो जेनेटिकली सेम होता है एज द पेरेंट्स, एकदम जो पेरेंट्स है वैसे नहीं होगा, टू कॉपी, एकदम कॉपी, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली मतलब अनुवांशिक रूप से भी एकदम समान होगा, और संरचना के रूप से भी देखने में एकदम समान लगेगा। और वैसा बच्चा को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्लोन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, क्लोन। तो कहा जाता है कि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतति का उत्पत्ति होता है वो संतति क्या कहलाते हैं, तो क्लोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्लोन। क्यों क्लोन कहलाते हैं, क्योंकि वो जो अनुवांशिक रूप से और संरचना रूप से दोनों तरीके से एकदम सेम होते हैं अपने पेरेंट्स के। ऐसा नहीं जैसे हमारे पिताजी होंगे, हमारे माताजी होंगे और हम हैं, तो हम तो अपने पिताजी के बिल्कुल समान नहीं है, मानते थोड़ा बहुत मिलते हैं लेकिन बिल्कुल समान नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर माताजी का भी गुण आया है, थोड़ा बहुत, कुछ पिता का भी गुण आया है, तो कुछ वेरिएशंस भी आए हैं। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इसमें यूजुअली कितने इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स, मतलब एक मेल होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। मेल मतलब पुरुष और एक क्या कहते हैं, महिला, ठीक है। इन्वॉल्व्स गैमिट, यहाँ पे गैमिट इन्वॉल्व होते हैं। गैमिट कौन सा, मेल गैमिट कौन सा है बताइए, स्पर्म, क्या हो जाएगा, स्पर्म। और फीमेल गैमिट क्या हो जाएगा, फीमेल गैमिट क्या हो जाएगा, ओवम, ठीक है। स्पर्म ओवम दोनों हो गया। फिर इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, निषेचन। निषेचन क्या कहते हैं कि स्पर्म और ओवम, मान लीजिए ये स्पर्म है, टुक 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 स्पर्म हो गया, ठीक है। स्पर्म तो पूरा एकदम तैरते जाता है, और ये ओवम है, ये क्या है, न्यूक्लियस ओवम है। तो ये दोनों जब आपस में मिलता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, और दोनों मिल करके क्या बनाता है, ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, दो को न्यूक्लियस मिलता है, तो यहाँ 2n हो जाता है, और ये क्या बना लेता है, जाइगोट। क्या बना लेता है, जाइगोट यानी भ्रूण। क्या बना लेता है,
भ्रूण बना लेता है, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ, दोनों का मिलना हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो बच्चा होता है, वो जेनेटिकली डिफरेंट होता है। मतलब क्यों? क्योंकि थोड़ा सा माँ का भी गुण आ जाएगा, थोड़ा सा पिता का भी गुण आ जाएगा। तो ईच ऑफ द पेरेंट, मतलब दोनों, कोई भी एक पेरेंट से एकदम समान नहीं होता है, दोनों से हल्का हल्का डिफरेंट होता है। बच्चा मतलब एक नया तरीका का बनता है, समझे, जाइगोट। तो क्या मैं बोल रहा हूं कि जो प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन होता है, दो टाइप्स का होता है, एक एसेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल में पेरेंट्स सिंगल होते हैं, एक पेरेंट्स होता है, प्लस इसमें कोई तामझाम नहीं होता, अकेले मन हुआ, अकेले बीच में तो आधा आधी बांट दिया भाग में, हो गया रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो बहुत तरीके का होता है, या तो कोई एक छोटा सा कली, जैसे बडिंग, बडिंग क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। थोड़ा सा एक बड निकला, वो थोड़ा बड़ा होते होते अलग होकर के एक नया ईस्ट बन गया, है ना। बडिंग किसमें किसमें होता है, ईस्ट एंड हाइड्रा में। तो वही बात कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व्स नो गैमिट, इसमें कोई गैमिट नहीं बनता है, कोई गैमिट का जरूरत ही नहीं है। प्लस इसका जो बच्चा होता है जेनेटिकली सेम होता है, मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होता है, ठीक है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट है, यानी पापा मम्मी दोनों होते हैं। इसमें गैमिट बनता है, और मेल गैमिट स्पर्म होता है, फीमेल गैमिट ओवम होता है। अब जब गैमिट बन रहा है, एक होता है मेल गैमिट, एक होता है फीमेल गैमिट। अब दोनों मिलना भी जरूरी है ना, नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा, मिलना भी जरूरी है। तो मिलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, निषेचन कहेंगे। मैं लिख देता हूं, निषेचन, ठीक है, निषेचन प्रक्रिया। तो वो निषेचन हो गया, और इसका जो बच्चा बनता है वो क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट होता है, यानी जो आनुवांशिक रूप से होता है वो अलग अलग होते हैं, अपने पेरेंट्स से एकदम मिलते नहीं हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब हम लोग का कहना है कि अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है। अगुणित गुणसूत्र की बात कर रहा है, मतलब हैप्लॉइड की बात कर रहा है। हैप्लॉइड किसमें पाया जाएगा, जाइगोट में। हमने अभी बताया ना, देखो पीछे पढ़ो, देखो पीछे जाइगोट बना, जाइगोट क्या बना, 2n, n मिलने के बाद 2n, और जाइगोट क्या हो रहा है, डिप्लॉइड हो जा रहा है, क्योंकि दोनों के मिलने के बाद बनता है। तो हैप्लॉइड तो क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, हमारा गैमिट होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। तो हमारा जाइगोट तो ऑप्शन होगा नहीं, तो ये छट जाएगा। युग्मक, यस यस यस, युग्मक यानी गैमीट, गैमीट स्पर्म एंड ओवम। क्या, स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म बनाने में मजा आता है, इस तरीके से छोटे छोटे हो गया ना, स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम, ये दोनों क्या हो जाएगा, युग्मक है, यानी क्या हो जाएगा, अगुणित हो जाएगा। बीज, याद रखिएगा, बीज कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि बच्चा में, जैसे कि हम लोग का बीज गांव देहात के भाषा में क्या कहा जाता है कि ना, पुरुष का बीज, बीज स्पर्म क्या है, एक तरीके से बीज है। तो ये भी नहीं, ये पौधा वाला बीज है, और पौधा वाला बीज एक्चुअली में गैमीट नहीं है, वो क्या है, वो फल है। किसका, वो दोनों के मिलने से बनता है, नर और मादा के मिलने से बनता है, वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। और इनमें से कोई तो होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, युग्मक। क्लियर, युग्मक क्या हो जाएगा, गैमीट क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड होता है, अगुणित गुणसूत्र होता है। क्लियर। और अगुणित गुणसूत्र है तो बताइए तो गुणसूत्र का संख्या कितना होगा, इसमें कितना होगा, 23। क्यों, क्योंकि जो हमारे के अंदर डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड के अनुसार जो होता है कितना होता है, 2n बराबर कितना होता है, 46, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 23। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोड्स को आंख कहते हैं जो कि निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनाता है। तो आपको फोटो तो दिख गया होगा, अदरक में, ब्रायोफाइलम में, आलू में, या एलोकेसिया में। तो आपका आंसर हो जाएगा आलू। क्या हो जाएगा, आलू। ये फोटो आपको दिख गया होगा। तो देखिए जो आलू होता है उसमें ये जो इसको, ये जो जगह जगह खाली स्पेस है, इस तरीके से स्पेस ऐसे ऐसे बना होता है, उसको हम लोग नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। क्यों, कि आपको ये पता है ना, देखिए आपको मैं बताता हूँ, आलू एक प्रकार का क्या है, तना है, ना कि जड़ है, ठीक है। आलू क्या है, तना है, तना यानी स्टेम है। और स्टेम कोई भी चीज़ होता है, जैसे कि आप कोई भी पौधा का तना ले लीजिए, तना के ऊपर थोड़ा थोड़ा गैप पर क्या होता है, नोड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, गांठ जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो वही बात है, आलू एक प्रकार का तना है, तो इसमें भी जगह जगह पे क्या क्या होता है, क्या होता है, जगह जगह पे क्या होता है, नोड होता है। और आलू के नोड को क्या कहते हैं, आँख कहते हैं। क्या कहते हैं, आई बर्ड। क्या कहते हैं, आई। आलू के नोड को क्या कहते हैं, आई कहते हैं। और आई के पास जो क्या प्रेजेंट हो जाता है, एक छोटा छोटा, और कहीं से भी फुफुंदी, जो फुफुंदी बोल रहे, एक जो पनक फेंकता है वो कहाँ से फेंकता है, वो आँख के पास से, यानी नोड के पास से। तो वही बोल रहा है कि नोड को आँख कहते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बना देता है। तो जो आँख के द्वारा नया पौधा किसमें बनता है, तो आँख से हर के नोड को तो नहीं कहते हैं, वो सिर्फ किसके कहते हैं, आलू के आँख को नोड कहते हैं, आलू के नोड को आँख कहते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आलू। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, आलू। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब आपका आंसर करने का बारी आ गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बन जाएगा। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक होता है निषेचन, कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन। तो आपका आंसर हो जाएगा निषेचन। सही बात है, सही बात है, कुछ बच्चों का आंसर सही आया है। ठीक है, देखिए जो अगुणित कोशिका है, अगुणित कोशिका हमने बताया क्या होता है, स्पर्म है और ओवम है, स्पर्म और ओवम है, उसके संलयन की प्रक्रिया। संलयन मतलब होता है मिलना। क्या होता है, मिलना। अब आप संलयन इधर उधर नहीं कर लीजिएगा, ठीक है, मिलना, इधर ध्यान दीजिए। संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, निषेचन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अभी हमने बता दिया। ठीक है, और एक चीज समझ लीजिए कि जो फीमेल बनेगी वो कब बनेगी, जब XX होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मेल क्या हो, स्पर्म क्या हो सकता है। देखिए आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जो स्पर्म हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, स्पर्म क्या हो सकता है, X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, लेकिन ओवम ऑलवेज क्या होगा, X ही होगा। ओवम ऑलवेज क्या होगा, X ही होगा। ठीक, याद रहना चाहिए। तो स्पर्म यदि X है और ओवम भी X है, तो मिला XX, तो जो बच्चा बनेगा वो क्या होगी, फीमेल होगी। क्या होगी, फीमेल होगी। और यदि स्पर्म Y है और ओवम तो ऑलवेज X रहता है, तो जो बच्चा बनेगा XY वो क्या बनेगा, मेल बनेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है, बताइए कौन। कोई भी प्राणी इस धरती पे जो आया है उसका जाना तो तय है। ठीक है, एक गाना सुने हैं ना, नंगा ही तो आया था क्या घंटा लेके जाएगा। तो यहाँ पे जाना तो तय है, कोई आया है तो जाएगा, लेकिन कोई एक है, अपवाद है जो कि अमर है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपवाद है, वो अपवाद कौन है बताइए, अपवाद है, अमर तो कोई नहीं है, लेकिन अपवाद, अपवाद कौन है। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब क्या हुआ, एक कोशिकीय। क्या, एक कोशिकीय के प्राणी, एक कोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय मतलब वो सिर्फ एक कोशिका का है, एक कोशिका का है, तो वो अमर होता है। वो क्या होता है, अमर होता है। कैसे, क्योंकि उसमें जो वृद्धि होता है और उसका जो रिप्रोडक्शन होता है बात बराबर होता है। जैसे कि हम लोग में क्या होता है कि एक समय के बाद रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लस एक समय के बाद क्या होता है, बूढ़े हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। धरती पे आए, बच्चा पैदा किए, बूढ़ा हुए, मर गए, खत्म। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो बड़ा होता है, बच्चा पैदा करता है। ठीक है, तो वो भी बड़ा होता है धीरे धीरे। जब बच्चा पैदा करता है तो वो अपने बॉडी पार्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है। क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है ना। डिवाइड किया तो ये एक दो को बन जाता है। तो कहने का अर्थ वो मरा तो नहीं, वो मरा तो नहीं, वो मरा नहीं, वो क्या हुआ, डिवाइड किया है, वो उसका अस्तित्व है, वो मरा नहीं है, वही जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और एकदम सेम होता है, क्योंकि जितने भी अलैंगिक एक कोशिकीय होते हैं उसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल हमने बता ही रखा है, कोई सेल है, मन हुआ डिवाइड करने का, दो टुकड़ा में बट गया। तो इस तरीके से वो क्या होता है, उसमें ना वृद्धि ही, उसका वृद्धि भी इसी तरीके से होता है कि बहुत सारा सेल हो गया, नंबर बढ़ रहा है, तो साथ ही साथ मतलब वो एक तरीके से मरता नहीं है, वो प्रोडक्शन करता है। ठीक है, क्योंकि वो भी देखिए ये भी मरेगा नहीं, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रॉय हो गया, फिर वो बड़ा होगा, दो पार्ट्स में टूट जाएगा, तो फिर दो को बन गया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे हम लोग में है कि हम लोग मरेंगे, मेरा बच्चा जाएगा, है ना, मेरा बच्चा जिंदा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें अगर ऐसा होता कि ये बच्चा पैदा कर लिया और फिर भी है, बाद में ये मरा, तो अलग चीज होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, ये दो भाग में बट गया, मतलब वो मरा नहीं, वो दो बच्चा को खाली पैदा किया। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या कहलाता है, अमर कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो क्या होते हैं, अमर होते हैं। क्या होते हैं, अमर होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट होते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बताइए। मानव युग्मक में 21 होता है, 23 होता है, 44 होता है, 46 होता है। बताइए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। 23, बी और डी दोनों आंसर आ रहा है, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, लेकिन होगा सही आंसर क्या, बताइए। चलिए कुछ बच्चे, हाँ सही आ गया आंसर आ गया सही, 23 होगा आंसर। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, युग्मक क्या है, गैमीट, और गैमीट क्या होता है, हैप्लॉइड। और हमने पढ़ रखा है कि डिप्लॉइड सेल में कितना गुणसूत्र होता है, 46, 2n बराबर, तो n बराबर कितना होगा, 23। तो आंसर क्या हो जाएगा, 23। यहाँ 46 नहीं होगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है, युग्मक। क्लियर। अगर यही पूछ देगा मानव कोशिका में, क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज करेगा, मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो क्या हो जाएगा, 46। समझ रहे हो। चलो, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, एंडोस्पर्म के द्वारा पोषण किसे दिया जाता है, बताइए। बीज को, फल को, एंडोस्पर्म को या भ्रूण को। ये पौधे में रिप्रोडक्शन की बात है। एंडोस्पर्म
बताइए एंडोस्पर्म के द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भ्रूण। क्या हो जाएगा आंसर? भ्रूण। अब कैसे, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ एक डायग्राम। ये आपको देखने से कुछ पहचान में आ रहा है ये डायग्राम? ये देखिए तो मकई का दाना दिख रहा है, इससे एक गाना मन में आ रहा होगा, मकैया में राजा जी। तो गाना नहीं गाना है, ध्यान से देखिएगा। ये जो मकई का दाना है, कॉर्न कर्नेल इसको कहते हैं, कॉर्न कर्नेल मकई का दाना है, उसमें आप जो अंदर में पार्ट देखते हैं, ये गुद्दा वाला, ये जो गुद्दा वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला गुद्दा वाला पार्ट, वो गुद्दा वाला पार्ट क्या कहलाता है? एंडोस्पर्म कहलाता है। कोई भी बीज में एंडोस्पर्म होता है और उसके अंदर से ही ना पौधा बनता है नया, तो उसके अंदर से जो नया पौधा बनता है वो ही जो भ्रूण कहला रहा है, भ्रूण बन रहा है, वो भ्रूण है। वो क्या है? ये जो अंदर में बन रहा है वो क्या है? भ्रूण है, और ये एंडोस्पर्म है। और एंडोस्पर्म का काम क्या है? एंडोस्पर्म का काम क्या है बताइए? एंडोस्पर्म का काम है कि भ्रूण को क्या देना? पोषण देना भ्रूण को। क्योंकि देखिए भ्रूण को तो अभी कुछ पोषण नहीं मिला है, क्योंकि ये तो जो मकई होता है, ये जो अभी तो ये जमीन में गड़ा हुआ नहीं है ना, क्योंकि एक मकई का दाना है वो कहीं भी रह सकता है, छत पे भी फेंका हुआ रह सकता है, तो उसके अंदर तो भ्रूण है ही, उसके अंदर तो भ्रूण है ही। वो तो जमीन में जाएगा तब ना बड़ा हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से मुंह फाड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं फाड़ता है क्योंकि ये छत पे है मान लीजिए, तो उसको पोषण कहाँ से मिल रहा है? तो इसके एंडोस्पर्म में पोषण पहले से एब्जॉर्ब रहता है, वो अंदर में देते रहता है इसको पोषण। कौन? किसको? एम्ब्रियो को। तो एम्ब्रियो यानी भ्रूण को। तो वही बात यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भ्रूण। समझ गए? समझ गए? देखिए इसे फोटो दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आपके एग्जाम में ई फोटोस क्वेश्चन आएगा। फोटोस क्वेश्चन आता है नहीं, फोटो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। नीट वगैरह में आता भी है फोटो से, लेकिन आपको हम जी फोटो दिखा दिए और मकैया में राजा जी सुना दिए, तब भूलिएगा नहीं कि मकैया में ही तो हम देखे थे एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म के अंदर जो था क्या था? भ्रूण। तो एंडोस्पर्म किसको पोषण देता है? भ्रूण को देता है। ठीक है, ताकि याद रह जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है? दोहरा निषेचन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और ये काफ़ी हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो कि सिर्फ किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। किसमें? एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। एंजियोस्पर्म को हिंदी में बोले तो आवृत बीजी। क्या? आवृत बीजी। जैसा कि हमने बताया है कि प्लांट किंगडम, जैसे देखिए ये प्लांट किंगडम है, इसको कितने फाइलम में बांटा गया है? 5 फाइलम में। बताइए कौन कौन सा? तो पहला है एल्गी, पहला क्या है? एल्गी। दूसरा क्या है? ब्रायोफाइट। तीसरा क्या है बताइए? टेरिडोफाइट, पीटी से स्टार्ट होता है। चौथा क्या है? टेरिडोफाइट के बाद एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, और फिर क्या 5वां नंबर? एंजियोस्पर्म। क्या आता है? एंजियोस्पर्म। तो जो सबसे ज़्यादा डेवलप है वो एंजियोस्पर्म है। जो आसपास आप जितना भी पौधा देखते हैं, ज़्यादातर आम, इमली, कटहल जो भी है वो सब एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म जो कि वैसा पौधा जिसमें कि फूल होता हो और जो बीज होता है वो एकदम किसी फल के अंदर होता है, कैविटी के अंदर होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवृत बीजी कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो जो आवृत बीजी है उसमें ही दोहरा निषेचन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दोहरा निषेचन, और किसी में नहीं पाया जाता है। ये सबसे जो डेवलप है उसमें पाया जाता है। ठीक है, हम लोग में भी दोहरा निषेचन नहीं होता है, सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। ये प्लांट्स की बात है। तो डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? आवृत बीजी में। ठीक है, क्लियर? चलिए एक स्लाइड भी हमने ऐड किया है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन जब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है ना, दूसरा चैप्टर, इसी के बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे मैं डिटेल में समझाऊंगा कि डबल फर्टिलाइजेशन आखिर है क्या। ठीक है, अभी समझाना उतना इस चैप्टर में नहीं समझाऊंगा। जब पादप का रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे समझाऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, बांस जाति में पुष्पन होता है। तो बांस जाति में जो पुष्पन होता है वो कब होता है? पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार, 12 वर्ष में एक बार, प्रति वर्ष 50 से 100 वर्ष में 2 बार। तो बताइए आंसर। चलिए पूरे जीवन काल में एक बार। देखिए मैं बांस, दो चीज़ याद रखना है। एनसीईआरटी में आप बोलेंगे कि सर पुष्प कब खिलता है नहीं खिलता, आप काहे क्वेश्चन करा रहे हैं? तो एनसीईआरटी में 2 के बारे में दिया हुआ है, 2 के बारे में क्वेश्चन आता है, एगो बांस के बारे में और एगो स्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना यानी नीला कुंजी के बारे में। स्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना पूरे 12 वर्ष में एक बार फूल खिलता है, और जो बांस होता है वो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फूल खिलता है, उसके बाद सूख जाता है। और बांस ना, कोई बांस का फूल देखबे नहीं, क्या कोई नहीं देखे होंगे। बांस का पौधा तो आप लोग लंबा लंबा सब कोई देखे होंगे, पूरा पूरा लंबा लंबा, लेकिन जो होता है बांस में कोई पुष्पन होने नहीं देता। क्यों? उतना दिन कौन बांस रखेगा? उतना दिन में बांस टेढ़ा हो जाएगा, पक जाएगा। तो इसीलिए उसको बांस उतना दिन रखा नहीं देता, पहले काट देता है लोग। लेकिन बांस का फूल जो खिलता है बहुत सुंदर लगता है देखने में। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो पूरे जीवन काल में एक ही बार होता है। जब उसका पुष्पन हो गया, जैसे ही फूल खिल गया, उसके बाद बांस का पौधा सूख जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बांस में कोई फूल खिलने ही नहीं देता है, पहले काट लेते हैं लोग। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, संतान जो लगभग एक दूसरे के समान हो साथ ही उनके पेरेंट्स भी समान हो तो वो क्या कहलाते हैं? तो संतान जो एक दूसरे के समान है तो है, प्लस साथ ही साथ पेरेंट्स भी एकदम उसी जैसा है तो क्या कहलाएगा? तो जब संतान एक दूसरे के समान, तो मान लीजिए ए है टुन्नू और ये है मेरा मुन्नू। टुन्नू मुन्नू देखने में अच्छा लग रहा है और देखने में दोनों सेम है, जैसे कि चिंकी मिंकी दोनों सेम है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? ट्विंस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ट्विंस। तो बहुत सारा बच्चा आंसर ट्विंस मार दिया होगा, लेकिन वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, यहाँ पे ट्विंस कहते हैं। लेकिन जब टुन्नू मुन्नू के पापा जो हैं, टुन्नू मुन्नू के पापा जो हैं, ये अब मान लीजिए ये टुन्नू मुन्नू के टुम्मू जो भी है पापा, इसका जो एक ही पेरेंट है टुम्मू, वो जो पापा भी उसका एकदम वैसने हैं, ठीक है, पापा भी वैसने हैं, मतलब उसका जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स भी एकदम सेम है, तो हमने बताया ये अलैंगिक जनन में होता है, वो क्लोन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। तो अलैंगिक जनन में जो संतान की उत्पत्ति होती है वो किसी एकल जनक के द्वारा होती है। मान लीजिए ये एकल जनक दो भाग में टूट गया और ये भी सेम एकदम उसी के जैसा बन गया, तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। क्या कहलाता है? आंसर क्लोन। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स भी समान बोल दिया ना, अगर पेरेंट्स नहीं बोलता तब ट्विंस होता, लेकिन पेरेंट्स भी समान है तो मतलब वो क्या है? क्लोन है। क्लियर? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? देखिए कायिक प्रवर्धन क्या है, इंग्लिश में इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखिए पौधा में होने वाला, देखिए पौधा में जो होता है ना, दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। तो जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल है, तो पौधा में जो एसेक्सुअल अलैंगिक जनन है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? कायिक प्रवर्धन कह देते हैं। और कायिक प्रवर्धन के लिए अलग अलग अंग होता है, अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ याद रखना है आपको, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो अदरक में होता है वो किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा। ठीक है, तो आप एक फिगर देख लीजिए, देखिए ये एनसीईआरटी का फिगर है, एनसीईआरटी का फिगर हमने यहाँ पे है। तो आलू में किसके द्वारा होता है? ट्यूबर के द्वारा। किसके द्वारा? ट्यूबर। याद रखेंगे, आलू में ट्यूबर। फिर जो अदरक है, ये अदरक में किसके द्वारा? राइजोम। अदरक में राइजोम, RHIZOME, राइजोम। और ये हमारा कौन सा प्लांट है? ये हमारा कौन सा प्लांट है? अगेव का पौधा है। क्या कौन सा पौधा? अगेव का पौधा है। इसमें बल्बिल मेथड से होता है, बल्बिल। बबली नहीं पढ़िएगा, बबली का नंबर किसी को नहीं देना है यहाँ पे, बल्बिल। ठीक है, और ये जो ब्रायोफाइलम है, ये जो ब्रायोफाइलम है, डी नंबर ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम में किसके द्वारा होता है? लीफ बड। लीफ बड यानी पर्णकली का। ठीक है, और ये इकोर्निया पिसिटा याद है? जलकुंभी। जलकुंभी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऑफसेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नाम है, समझिए मत कि ऑफसेट क्या होता है, बस ये याद रख लीजिए कि जलकुंभी में किसके द्वारा होता है? ऑफसेट के द्वारा होता है। याद रहेगा? देखिए ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। क्लियर? तो ये सब नोट्स में लिख दीजिए आप लोग, अभी से लिखिए। आइज ऑफ पोटैटो, पोटैटो में किसके द्वारा? ट्यूबर के द्वारा। जिंजर यानी अदरक में राइजोम के द्वारा। और अगेव में बल्बिल के द्वारा। ब्रायोफाइलम में लीफ बड यानी पर्णकलिका के द्वारा। और वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी में ऑफसेट के द्वारा होता है। ठीक है, तो वही वेजिटेटिव प्रोप्यूल की बात कर रही है कि राइजोम के द्वारा किस में होता है कायिक प्रवर्धन? तो अदरक में। अगर पूछ देगा ट्यूबर के द्वारा किस में होता है, तो आलू में। बल्ब के द्वारा किस में होता है? तो प्याज में। यह भी याद रख लीजिए, प्याज में किसके द्वारा होता है? बल्ब के द्वारा होता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग का लगता है यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आज का क्लास यहीं पर है, आप मेरा नाम जानते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा लगा होगा क्लास, आई होप कि आपको चीज़ें ठीक ठाक लगी होंगी। तो आप इसी तरीके से यदि पूरे तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं हमारे साथ और अच्छे कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्सेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हमारी टेक्निकल टीम आपसे बात करके आपको ज्वाइन कर लेगी। ठीक है, चलिए, और अच्छा लगा होगा वीडियो क्लास तो आप एक अच्छा सा कमेंट डाल दीजिएगा कि आपको क्लास ठीक लगा, खराब लगा तो खराब भी लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो से प्रभावित और उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, पीपीआई ट्यूटोरियल पे आपको इतना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो आपको खुद पता चल रहा होगा। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको करा रहे हैं, यहाँ पे जितने भी एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं, सबसे पहली बात है वो सारे कोई पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। मैं खुद क्वालिफाइड हूँ, आपने थंबनेल देखकर देख लिया होगा। सभी कोई क्वालिफाइड टीचर हैं और सभी ने अच्छे अच्छे रैंक मार रखे हैं। ठीक है, तो आपका भी रैंक कैसे, हम लोग को एक्सपीरियंस है, मैं कई वर्षों मतलब 2-3 वर्ष से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से बच्चों का रैंक आता है। ठीक है, तो रैंक तभी आएगा जब आपका साइंस सब्जेक्ट तगड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए आप साइंस को अच्छा कर लीजिए, अभी आपके पास मौका है। मैथ सबका अच्छा जाता है, मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मैथ सब आराम से 15 को क्वेश्चन आपका मैथ में आता है ना, 15 को में हर कोई 14, 12, 14 को मारना पड़ेगा। जब तक 12, 14 नहीं मारिए, क्योंकि मैथ ईजी आता है, सबको 12,
12-14 को बनाना है, ठीक है। लेकिन साइंस 25 को में जो ना 15 प्लस सही कर लेगा, 15 से 20 के बीच में सही कर लेगा, उसका रैंक तगड़ा आ जाएगा। क्योंकि और सब सब्जेक्ट तो आपका एवरेज होगा ही, साइंस में मैक्सिमम बच्चे हट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस थोड़ा सा टफ पूछा जाता है। तो उस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप रोज पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय सभी स्टूडेंट्स को, बाय।